अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लोअर पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से है। हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक को तो ख़त्म किया था, लेकिन अब इसकी जो लोअर स्ट्रक्चर है लंग्स, इसकी जो लेयर है प्लूरा, और जहाँ पर ये लोकेटेड है मेडियास्टाइनम, और फिर उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। तो हम उसी 4 स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके ख़त्म होने पर जो हमारा चैप्टर 1 था अबाउट द रिस्पायरेटरी एनाटॉमी, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द प्लूरा। प्लूरा वो लेयर है जो कि लंग्स को इनक्लोज करते, लंग्स को एक एनवलप में बंद करते हैं। इसको हम प्लूरा कहते हैं। इट इज़ बेसिकली टू वॉल्ड सैक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, जो कि 2 वाल उसके होते हैं। एक आउटर वाल होता है और एक इनर वाल होता है। जो आउटर वाल होता है दैट इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, और इनर वाल को विज़रल प्लूरा कहते हैं, क्योंकि वो फिर लंग्स के साथ, लंग्स का जो टिश्यूज़ है उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए इसको विज़रल प्लूरा कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग भी देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के नज़र आते हैं दैट इज़ द आउटर विच इज़ द पेराइटल प्लूरा, और जो ग्रीन की नज़र आते हैं जो कि लंग्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं दैट इज़ कॉल्ड विज़रल प्लूरा। बोथ मेट एट हाइलम टू फॉर्म द पल्मोनरी लेगामेंट। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एट द रीजन ऑफ द हाइलम। हाइलम कौन सा पार्ट था? वो पार्ट जिसके थ्रू ब्रोंकाई जो है एंटर होते हैं इनटू द लंग्स। तो हाइलम के पार्ट पर एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और एक लेगामेंट बनाते हैं, यानी ये थिक हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं एंड फॉर्म द पल्मोनरी लेगामेंट। पल्मोनरी लेगामेंट इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लूरास। अब 2 लेयर की हमने बात की, एक आउटर एक इनर। तो आउटर और इनर लेयर के दरमियान एक स्पेस एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। दोनों नाम से ये रिप्रेजेंट होते हैं। अब इस प्लूरल कैविटी में क्या है? अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड मौजूद है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि जब लंग एक्सपेंड एंड कोलैप्स होते हैं तो इसी दौरान ये जो फ्रैक्शन होते हैं 2 प्लूरा के दरमियान उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर ये ना होता तो दोनों, जब ये एक्सपेंड हो जाते लंग, तो दोनों प्लूरा एक दूसरे के साथ जो है वो क्रूड हो जाते थे और फ्रैक्शन जो है उसमें प्रोड्यूस होता था। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये फ्लूइड उसमें मौजूद होते हैं। अब हम एक्सरे के थ्रू प्लूरा की जो मार्किंग है वो किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात किसी पेशेंट के अंदर इस प्लूरल जो कैविटी है इसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड एकमुलेट हो जाते हैं, या अक्सर लंग पंक्चर हो जाते हैं, तो जो लंग की अंदर एयर मौजूद होते हैं वो इस प्लूरल स्पेस में आ जाते हैं, तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, या ब्लड इसमें आ जाते हैं, या कोई पस फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो एबनॉर्मल थोरेक्स बन जाते हैं, निमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स, पाइलोथोरेक्स। तो ये कंडीशन में फिर ये एक्सपेंड हो जाते हैं। तो अगर हमें नॉर्मल उसकी जो मार्किंग है वो उसका पता हो तो एक्सरे के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एपेक्स ऑफ द प्लूरा जो है एट लाई 4 सेंटीमीटर अबाउ द क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन होता है बायलेटरल साइड पे, यहाँ पर फिर स्टर्नम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरा जो है एट लाई 4 सेंटीमीटर अबाउ द क्लेविकल एंड देन पासिस बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ से ये यहाँ पर जॉइंट बनते हैं दोनों के दरमियान, तो इसकी पीछे फिर ये पास आउट होते हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर, जो स्टर्नम और क्लेविकल की जॉइंट है उसके पीछे ये पास आउट होते हैं एंड मेट विद द अपोजिट प्लूरा एज बिहाइंड द स्टर्नम एट द सेकंड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज। जिस तरह हमने बात की कि ये
कहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं दोनों प्लूरा? एट द रीजन ऑफ द हाइलम, जहाँ पर वो लिगामेंट बनाते हैं। तो वो रीजन कहाँ पर है? एट द लेवल ऑफ द सेकंड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज। जो दो रिब्स के दरमियान कार्टिलेज होते हैं, सॉरी रिब्स और स्टर्नम के दरमियान कार्टिलेज होते हैं, तो उस कॉस्टल कार्टिलेज की लेवल पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आगे डायग्राम में भी है, ये देखिए जी। क्लेविकल है, क्लेविकल से ये अबाव गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आगे कंटिन्यू हो जाते हैं, तो सेकंड जो कॉस्टल कार्टिलेज है यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब है सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज की। और फिर फोर्थ कार्टिलेज पे एट लेफ्ट द लेफ्ट प्लूरा डिफ्लेक्ट टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम एंड डिसेंड टू द सेक्स कॉस्टल कार्टिलेज। यहाँ पर देख लें डायग्रामेटिकली में, ये हो गया फर्स्ट सेकंड पे एक दूसरे के साथ नियर आ जाते हैं, जबकि फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज पे यहाँ पर ये लेटरल साइड की तरफ बेंडेड है। जो ये है लेफ्ट जो है वो लेटरल साइड इन्वर्ड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर फिर हार्ट होता है, तो हार्ट की वजह से ये अंदर की तरफ चली गई है, लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियल साइड टुवर्ड द लेटरल। और फिर सेक्स कार्टिलेज पे ये देखिए, ये सेक्स कार्टिलेज पे ये फिर ख़त्म हो जाते हैं, यानी सेक्स कार्टिलेज पे ये फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू होते हैं, वहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं। अब राइट प्लूरल की तरफ आते हैं, तो राइट प्लूरल एज कंटिन्यूज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड प्रोजेक्ट लिटिल बिलो द राइट कास्टोजिफाइड एंगल। ये देखिए, ये कास्टोजिफाइड एंगल है, ये कॉस्टल कार्टिलेज हो गई, ये जिफाइड प्रोसेस हो गई। तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बनते हैं, तो इससे नीचे ये कंटिन्यू हो जाते हैं। और सेवंथ या 8 कॉस्टल कार्टिलेज दोनों रेस्ट कंडीशन में 7 पे होते हैं, और डायनामिक कंडीशन में 8 कॉस्टल कार्टिलेज पे या रेप्स पे ये फिर ख़त्म होकर प्रोजेक्ट होते हैं अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इट टर्मिनेट बिहाइंड एट द लेवल ऑफ T12। और बिहाइंड साइड पे अगर हम देखें फ्रॉम द बैक साइड, तो ये T12 पर ख़त्म होगा। तो ये आपके साथ उसकी मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन नज़र आते हैं, ये स्टैटिक लंग्स की बात करते हैं, और जो डॉटेड नज़र आते हैं ये डायनामिक लंग की बात करते हैं। और ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर हार्ट मौजूद होते हैं, इसीलिए जो लेफ़्ट साइड वाला है वो अंदर, क्योंकि हार्ट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ़्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट लंग को उसको उन्होंने पुश किया है लेटरल साइड पे। अब ये मार्किंग दूसरी भी पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक, जिस तरह मैंने बात की कि एबनॉर्मल थोरेसिक रीजन थोरेक्स बन जाते हैं, लाइक निमोथोरेक्स, हेमोथोरेक्स, पायलोथोरेक्स, जिसमें प्लूरल केविटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, या तो एक्स्ट्रा एयर जमा हो जाते हैं, या एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाते हैं वाटर, या एक्स्ट्रा ब्लड आ जाते हैं, या पस बन जाते हैं। मुख्तलिफ कंडीशन होते हैं, लाइक अगर हम लंग को पंक्चर करें, तो लंग पंक्चर की वजह से एयर जो है उससे निकल जाते हैं, तो इट बिकम हाइड्रोथोरेक्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई किडनी फेलियर पेशेंट है, तो उसमें फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाते, तो वो फ्लूइड फिर बॉडी केविटीज़ में जमा हो जाते हैं, तो ये भी एक केविटी है, तो फिर उसको हम हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। या कोई इंजरी हो जाती है बाहर की तरफ से, तो फिर इसमें ब्लड चले जाते हैं, तो ये एट बिकम हेमोथोरेक्स। या कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो एट बिकम पाइलोथोरेक्स। तो इन तमाम कंडीशन में एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है इनटू द प्लूरल कैविटी। अब इसको निकालना ज़रूरी है, तो उसको निकालने के लिए हम एक बाहर से एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है।
और वो ट्यूब उसमें प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो फिर बाहर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस में फिर वो बाहर की तरफ पुश आउट होते हैं। तो उस ट्यूब को हम कहते हैं चेस्ट ड्रेन। अब चेस्ट ड्रेन की इंसर्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ड्रेनेज आप एयर और लिक्विड दोनों करते हैं। अगर एयर हो तो उसको ड्रेन करते हैं और लिक्विड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लिए मार्किंग करेंगे कि हम ट्यूब को कहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं एट द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ रिब्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसके दरमियान ये हम इंसर्ट करेंगे एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये हमारे पास हो गया क्लेविकल, ठीक है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन यानी क्लेविकल के मिड पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ रिब के दरमियान जो स्पेस है उस में हम अपने लिए मार्किंग करेंगे कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंजर्शन। फिर इसके बाद हम लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे ताकि उस एरिया में पेन ना हो। एंड देन एन इंसिजन इज़ मेड विद द इंटरकॉस्टल स्पेस, क्योंकि वहाँ पर इंटरकॉस्टल स्पेस तो नहीं होता, वो तो बेसिकली वहाँ पर मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। तो उस मसल में हम एक कट लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे, ताकि उसमें हम अपने लिए एक जो पाथ है उसको प्रोड्यूस करें। देन अ फिंगर कैन बी पास्ड एंड टू द प्लूरल स्पेस। फिर एक उंगली अंदर करेंगे टुवर्ड द प्लूरल स्पेस, ताकि वहाँ पर हम कंफर्म करें कि लंग्स कहाँ पर हैं, ताकि जब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो वो लंग्स को टच ना करें, बल्कि वो प्लूरल स्पेस ही में रहे। और इसके बाद जो है एक फोर्सेप के थ्रू हम इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे इनटू द प्लूरल स्पेस, नॉट टू द टच विद द लंग्स। तो इसी तरह ये ट्यूब प्लूरल स्पेस में चला जाएगा और उसमें जो एक्स्ट्रा एयर होगा या एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, पस और वाटर, तो वो इसमें ड्रेन आउट होगा बाहर की तरफ। तो ये तरीका है दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग के बाद हम कट लगाएंगे लोकल एनेस्थेटिक, फिर इसके बाद कट के बाद या आप इसके अंदर कोई फोर्सेप इंसर्ट करें या उंगली इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग कंफर्म कर रहे हैं, और इसके बाद ट्यूब जो है इसके अंदर प्लेस करेंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये तो हो गया हमारा प्लूरा और इसका इंपॉर्टेंस। फिर आते हैं टुवर्ड द मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम इज द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल सेक्स और लंग्स। अब दो लंग्स जो हमारे पास होते हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट लंग एंड दिस इज द सेकंड लंग, तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस बनता है, या प्लूरल के दरमियान या इसका अपना प्लूरा होगा और इसका अपना, तो या प्लूरा के दरमियान या लंग्स के दरमियान जो स्पेस बनता है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टाइनम। अब मीडियास्टाइनम को हमने चार रीजन में डिवाइड किया है, सुपीरियर, मिडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब सुपीरियर में क्या है, थोरेसिक इनलेट है, जहाँ पर थोरेक्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे बिलो ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मीडियास्टाइनम। मिडल में पेरिकार्डियल कंटेंट है, यानी हार्ट का जो पेरिकार्डियम है वो वाक़या होता है इन द मिडल। एंटीरियर में क्या जो है प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन है इसके पीछे जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर, और डायफ्राम के ऊपर जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। यहाँ पर डायग्रामेटिकली आप लोगों को वाजे हो जाएगा। ये देखिए जी, ये जो वाइट स्पेस नज़र आते हैं दैट इज़ द मीडियास्टाइनम। इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। जो अपर ये वाला हिस्सा है जहाँ से थोरेसिक इनलेट से जो नीचे हिस्सा है जहाँ पर थोरेक्स स्टार्ट हो जाते हैं दैट इज़ द सुपीरियर। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है दिस दैट इज़ द इंटीरियर मीडियास्टाइनम, और इंटीरियर कहाँ पर है, स्टर्नम बोन की बिहाइंड है। फिर इसके बाद जो हिस्सा आते हैं दैट इज़ द मिडल मीडियास्टाइनम, जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसके बाद वाला हिस्सा जो डायफ्राम के ऊपर है, ये डायफ्राम है, तो इसके ऊपर जो हिस्सा है टुवर्ड द वर्टेब्रल कॉलम दैट इज़ द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। तो इसी तरह हमने मीडियास्टाइनम को चार हिस्सों में, इसके कंटेंट जो है आप लोगों को याद हो कि इसमें कौन कौन सी कंटेंट मौजूद होते हैं।
अब प्लूरा भी हमने डिस्कस किया, मीडियास्टाइनम। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज़ द लंग्स। तो लंग्स तो आप लोगों ने एनाटॉमी भी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इट इज़ एनक्लोज्ड इन द प्लूरल सेक्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एंड सेपरेटेड बाय द मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर। क्योंकि दो लंग्स के दरमियान मीडियास्टाइनम है, तो मीडियास्टाइनम में जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों लंग्स को एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब राइट लंग जो है वो लार्जर है क्योंकि उसमें 3 लोब्स हैं, और लेफ़्ट जो है वो स्मॉलर है, और इसका जो वेट है वो भी दिया गया है। अब हर एक लंग का अपना जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, एपेक्स होते हैं, जो ऊपर हिस्सा होते हैं, विच लाई राइट साइड पे वो क्लेविकल से ऊपर होता है, और लेफ़्ट साइड पे क्लेविकल की लेवल थोड़ा नीचे होता है। बेस होता है जो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करते हैं, डायफ्राम के ऊपर होते हैं। हाइलम होता है जिसके थ्रू ब्रोंकाई, नर्व, आर्टरीज वगैरह जो है वो एंटर एंड एग्जिट होते हैं। सरफेसेस होते हैं एंड बॉर्डर्स होते हैं। अब इसके रिलेशन की तरफ आते हैं, तो इसका जो एपेक्स है हमने डिस्कस किया कि उसका जो एपेक्स है दैट इज लाइज समवट बिलो एंड अबाउ द क्लेविकल। तो एपेक्स इज एक्सटेंडेड इनटू द रूट ऑफ द नेक। क्लेविकल को ये क्रॉस करके रूट ऑफ द नेक की तरफ होते हैं। राइट जो है वो थोड़ा ऊपर होता है और लेफ्ट नीचे होता है, क्योंकि राइट साइड पे लीवर होता है इसकी नीचे, तो लीवर की वजह से ये थोड़ा ऊपर होता है। एट दिस साइड द प्लूरा आर इन डेंजर ऑफ पंक्चर, क्योंकि ये क्लेविकल से ऊपर होता है। अब क्लेविकल से नीचे ये तो क्लोज होता है, प्रोटेक्ट किया है इन्होंने, थोरेसिक केज ने, जो रेप्स ने केज बनाया है उसने इसको जो है प्रोटेक्ट किया है। लेकिन क्लेविकल से ऊपर जो हिस्सा है वो तो एक्सपोज है, वहाँ पर तो कोई बोनी फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो आसानी के साथ पंक्चर हो जाते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द सुप्रा क्लेविकल ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को अबाउ द क्लेविकल ब्लॉक करते हैं उस टाइप ऑफ सर्जरीज़ में, या उस टाइप ऑफ इन लोकल एनेस्थीसिया में, या सीवीपी इंजर्शन। ये सीवीपी इंजर्शन में बहुत ज़्यादा इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स तो हम बहुत कम लगाते हैं लेकिन सीवीपी हम एक्सर्ट करते हैं। सीवीपी क्या है? सीवीपी इज़ अ टाइप ऑफ किनोलेशन। जिस तरह आईवी किनोला होता है इस तरह सीवीपी भी एक किनोला होता है, लेकिन आईवी किनोला हम पेरिफेरल वेन्स में पास करते हैं, जबकि सीवीपी जो है वो हम बड़े बड़े वेन जिस तरह सबक्लेवियन हो गया, जुगुलर हो गया, ये जो यहाँ पर पंक्चर की चांस है ये सबक्लेवियन किनोलेशन में ज़्यादा होते हैं। तो सीवीपी का मतलब है सेंट्रल वेनस प्रेशर या सेंट्रल वेनस कैथेटर। इसकी फंक्शन क्या है? इसमें ल्यूमिन ज़्यादा होते हैं, तो हम मुख्तलिफ ड्रग्स दे सकते हैं। एक ल्यूमिन से हम ड्रग्स दें, दूसरे ल्यूमिन से हम फ्लूइड दें, तीसरे ल्यूमिन से हम सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शन है उसकी सीवीपी की, और ये अक्सर हम क्रिटिकली एल पेशेंट या आईसीयू एडमिटेड पेशेंट में पास करते हैं। तो इसमें चांसेस ऑफ द लंग्स पंक्चर यानी निमोथोरेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह डायग्राम में दिया गया है, क्लेविकल है और क्लेविकल के ऊपर ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये एक्सटेंडेड है। तो हम जब अप्रोच करते हैं तो हम इसी डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, यहाँ से। यहाँ पर हम जो नीडल है उसको इंसर्ट करते हैं और क्लेविकल की नीचे से पास करके स्टर्नल जॉइंट की तरफ यहाँ इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लंग्स का हिस्सा आ जाते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं तो फिर इसके पंक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बेस की तरफ आते हैं, लोअर पार्ट के। सो द बेस इज़ द कनकेव, इसी तरह होते हैं, कनकेव होता है, एंड रेस्ट ऑन द डोम ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होते हैं तो इसके ऊपर ये पड़े होते हैं। अब द राइट इज़ मोर कनकेव देन द लेफ्ट। क्यों? ड्यू टू द लीवर। एक तो ऊपर भी होता है और दूसरा मोर कनकेव भी होता है। हाइलम जो है प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस, आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि ये देखिए जी,
मीडियल सरफेस पे होता है, दोनों साइड पे, क्योंकि ये मीडियल सरफेस है तो मीडियल सरफेस पे हाइलम प्रेजेंट होता है। दिस इज डीपली कनकेव इमीडिएटली बिलो इन द फ्रंट ऑफ द लंग। लोअर पार्ट पे ये बहुत ज़्यादा कनकेव होता है, यहाँ पर लोअर पार्ट एंड द फ्रंट रीजन में, क्योंकि इस लंग्स का इंटीरियर रीजन है। फॉर्मिंग द कार्डिक इम्प्रेशन, कार्डिक इम्प्रेशन कहाँ पर बनाते हैं? एंड द लेफ्ट साइड। पिछले डायग्राम में आप लोग, दिस इम्प्रेशन इज डीपर इन द लेफ्ट देन द राइट, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ होता है तो लेफ्ट साइड पे ये इम्प्रेशन ज़्यादा होता है, ये डेंटेशन जो है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट। अब हाइलम के थ्रू मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इसके थ्रू एंटर एंड एग्जिट होते हैं, जिस तरह ब्रोंकाई हो गई, नर्व्स, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक वेसल जो है वो इसके थ्रू लंग्स की तरफ जाते भी है और इससे एग्जिट भी होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ब्रोंकाई है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वेन, नर्वोप्लेक्सिस एंड लिम्फ नोड। ये स्ट्रक्चर है जो कि लंग इसी हाइलम के थ्रू लंग्स के अंदर जाते हैं। ये देखिए राइट लंग पे कौन कौन से हैं और लेफ्ट लंग पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हाइलम के थ्रू एंटर होते हैं। तो ब्रोंकस दोनों में होते हैं, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल लिम्फ नोड, ब्रोंकियल ये तो लिगामेंट है वो तो दूसरी बात। इसके अलावा पल्मोनरी वेन होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। अब राइट हाइलम जो है वो कहाँ पर वाक़या है और इसकी जो रिलेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर के साथ है? तो राइट की जो इंटीरियर साइड है उस पे सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम मौजूद होते हैं, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ से आते हैं टुवर्ड द राइट एट्रियम, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आते हैं एट द लेवल ऑफ द हाइलम, हाइलम की इंटीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हाइलम की इंटीरियर में लेफ्ट हाइलम की रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? तो थोरेसिक एओर्टा इज पोस्टीरियर, क्योंकि हार्ट से जो एओर्टा निकलते हैं वो फिर आगे आर्च होके थोरेसिक जो डिसेंडिंग एओर्टा और फिर उसकी थोरेसिक एंड देन डाउन जाते हैं, तो वो थोरेसिक एओर्टा बेसिकली लाई बिहाइंड द हाइलम, और जो एओर्टिक आर्च है जहाँ पर वो बेंड होता है तो दैट लाई सुपीरियर टू द हाइलम। इसी तरह अगर मैं ड्रा कर लूँ लेफ्ट हाइलम, ठीक है, ये हाइलम हो गई जो स्पेस है, तो यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा, ये सपोज एओर्टा है, यहाँ पर ये आर्च हो गए हैं, ठीक है, ये तो ये सुपीरियर उसके ऊपर आ गई और फिर थोरेसिक जो है उसकी बिहाइंड आ जाती है द हाइलम, जबकि दोनों साइड पे फ्रीनिक नर्व, इंटीरियर नर्व प्लेक्सिस एंड माइनर वेसल लाई इंटीरियरली, वाइल वेगस नर्व एंड पोस्टीरियर नर्व प्लेक्सिस लाइक पोस्टीरियर, ये दोनों साइड पे फिर ये होते हैं। अब लंग्स की तरफ आ जाते हैं, ये तो उसकी हाइलम हो गई, एपेक्स और बेस हो गई। अब इसकी अंदर की तरफ आ जाते हैं तो लंग्स इज डिवाइड बाय फिशर्स एंड टू लोब्स। फिशर क्या होते हैं? एक डीप सल्कस होते हैं, डीप लाइंस होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं एंड टू दी लोब्स। राइट साइड पे हमारे पास दो फिशर्स हैं, तो हर एक फिशर दो लोब्स के दरमियान होते हैं। यहाँ पर देख लें राइट साइड पे दो फिशर्स है, 1 एंड 2। तो पहला फिशर इसको सुपीरियर और मिडल में डिवाइड करते हैं, जबकि दूसरा फिशर जो है वो उसको मिडल एंड इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं। और ये फिशर ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक का मतलब क्या होते हैं कि राइट सीधी नहीं होती बल्कि कर्व होते, तिरछी होते हैं। तो राइट लंग में दो फिशर और 3 लोब्स हैं। एक जो है वो ऑब्लिक है, ये वाला ऑब्लिक है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ऑब्लिक सेपरेट द मिडल एंड लोअर लोब, ये देखें। और जो हॉरिजॉन्टल है या ट्रांसवर्स है, एट सेपरेट द अपर एंड मिडल लोब। अब लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर है, तो एक फिशर दो लोब्स के दरमियान होंगे, तो इस फिशर ने लंग्स को डिवाइड किया है इनटू 2 लोब्स एंड दैट लोब इज द सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये वाला। एंड दिस लोब फिशर इज आल्सो
ऑब्लिक। अब हर एक लंग के अंदर जो लोब्स है ये फर्दर डिवाइड हो चुकी है इनटू द ट्राइंगुलर सेगमेंट दैट करस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल सेगमेंटल ब्रोंकाई। हर एक लोब जो है वो फिर सेगमेंट्स में डिवाइड है, ट्राइंगुलर। अब अगर हम ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, दिस इज़ अ डिवाइस जिसमें कैमरा होते हैं और इस डिवाइस को हम इंसर्ट करते हैं इनटू द लंग, ठीक है, तो हमें लंग्स किस तरह नज़र आएंगे। तो ट्रेकिया जो है वो हमें ट्यूब लाइक नज़र आएंगे विद द रेड म्यूकोजा एंड रेगुलर कॉन्सेंट्रिक वाइट ट्रेकियल रिंग्स। जो रिंग्स है उसके वो रेगुलर पैटर्न पे नज़र आएंगे। अब केराइना जो है इट इज स्लाइडली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ट्रेकिया तो मिड लाइन पे है लेकिन केराइना जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ होगा। राइट मेन ब्रोंकस जो है वो वाइड है नज़र आएगा। इसमें जो अपर लोब है, लोबर ब्रोंकाई है, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द केराइना, क्योंकि राइट साइड तो है ही 2.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मेन ब्रोंकस ख़त्म हो जाते हैं तो सबसे पहले अपर लोब ब्रोंकस आएंगे, फिर इसके बाद दोनों मिडल और लोअर आएंगे एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द केराइना। लेफ्ट साइड पे चूंकि दो लोबर ब्रोंकाई हैं तो पहला हमें नजर आएगा अपर लोब, क्योंकि उसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के बाद सबसे पहला हमें अपर लोब नज़र आएगा। और 6 सेंटीमीटर पे हमें फ्रॉम द केराइना जो है लोअर लोबर ब्रोंकस जो है वो नज़र आएंगे। अब वास्कुलर सप्लाई क्या है। लंग्स को दो तरह के सप्लाई होते हैं, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सप्लाई और दूसरे को हम कहते हैं ब्रोंकियल सप्लाई। पल्मोनरी सप्लाई वो है जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाती है एंड टू द लंग्स फॉर द पर्पज ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे लॉस हो जाए और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए। जबकि ब्रोंकियल सप्लाई वो है जो कि लंग्स की टिश्यू को सप्लाई करते हैं और वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो सप्लाई करते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, जबकि ब्रोंकियल आर्टरी जो सप्लाई करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो pulmonary artery provide capillary network for the gaseous exchange. The capillary is in turn feed into the pulmonary vein which run between the lung segment, और फिर ये pulmonary vein में convert होगा और pulmonary vein फिर उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो चुका है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके आएगा। तो वो जो पल्मोनरी वेन होते हैं दैट इज 2 in नंबर, राइट लंग से 2 होगा और लेफ्ट लंग से 2 होगा, तो टोटल 4 होगा जो कि लेफ्ट एट्रियम की तरफ आएंगे और इट हैव बेसिकली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वापस जब आएंगे पल्मोनरी वेन के थ्रू तो फिर इसमें ऑक्सीजनेटेड होगा। जबकि दूसरी तरफ जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा टुवर्ड द लंग्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई टू द लंग, ब्रोंकाई, प्लूरल एंड लिम्फ नोड। जो लंग्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। जो एक्चुअल स्ट्रोमा है, ठीक है, एक्चुअल जो लंग्स हैं, देयर आर यूजुअली 3 विसल्स विच सप्लाई द ब्रोंकियल which supply the lungs, one for the right lung and 2 for the left. On the left they originate from the descending aorta. जो लेफ्ट साइड को 2 विसल सप्लाई करते हैं वो एक्चुअली डिसेंडिंग एओर्टा से, ये जो एओर्टा निकलते हैं आर्च होकर नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, तो इससे ये 2 आर्टरीज राइज होगा। जबकि राइट साइड पे इट ओरिजिनेट इधर फ्रॉम द एओर्टा, जो मेन असेंडिंग एओर्टा है यहाँ से ये निकलेगा, या इंटरकॉस्टल आर्टरी से, या इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, या सबक्लेवियन आर्टरी से। इनमें से किसी भी एक से जो है आर्टरी एराइज होकर राइट साइड को सप्लाई करेंगे, जबकि लेफ्ट साइड को जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा से 2 आर्टरीज सप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये सप्लाई है, ठीक है, ये ब्रोंकियल सप्लाई है रेड, जबकि ये राइट वेंट्रिकल से जो
पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू सप्लाई होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज के लिए आते हैं। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं तो इट बिकम पल्मोनरी वेन, जो कि लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएंगे, जबकि ये जो है एक्चुअल स्ट्रोमा यानी एक्चुअल लंग को सप्लाई करते हैं। There are two bronchial vein on each side draining into the azygous and hemiazygous vein, azygous राइट साइड से और hemiazygous लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर जब ब्लड्स ब्रोंकियल ब्लड सप्लाई होते हैं जो कि एक्चुअली लंग की टिश्यू को सप्लाई करते हैं, तो वो जब आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करते हैं टू द लंग्स, वहाँ पर वो फंक्शन यूज़ करते हैं, उससे ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये भी पल्मोनरी वेन के साथ मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था, लेकिन अपने फंक्शन के बाद जब कैपिलरी एक्सचेंज हो जाती है तो इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड, जबकि दूसरी तरफ गैसियस एक्सचेंज के लिए जो ब्लड आया था इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिस तरह हार्ट में भी होते हैं तिबिशियंस वेन, जो कि डायरेक्टली हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम कहते हैं शंट। ठीक है, और ये चूंकि नॉर्मली होती है तो इसको हम फिजियोलॉजिकल शंट कहते हैं। अब नर्व सप्लाई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर दो किस्म की स्ट्रक्चर है, एक लंग्स और उसकी ट्री है, ब्रोंकियल ट्री है, और दूसरा प्लूरा है। तो लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्री को सप्लाई करते हैं सेंसरी सप्लाई थ्रू द वेगस एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जबकि मोटर सप्लाई जो है वो वेगस और सिंपैथेटिक आउटफ्लो से होते हैं। वेगस जो है वो क्रेनियल आउटफ्लो है, जबकि सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो स्पाइनल कार्ड से राइज होगा। तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो इट कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो जाते हैं तो इट कॉज ब्रोंको डायलेशन। अब प्लूरा में जो पेराइटल है उसको सप्लाई करते हैं, सेंसरी सप्लाई टू द पेराइटल प्लूरा इज थ्रू द फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व, जबकि वेजरल प्लूरा को सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो सप्लाई होते हैं। Lymphatic drainage from the lungs is through the superficial plexus that drain visceral pleura, deep plexus drain bronchi। ठीक है, जबकि दोनों बोथ ड्रेन इनटू द ब्रोंकोपल्मोनरी lymph node, दोनों जो है सुपरफिशियल प्लेक्सिस ड्रेन एंड डीप प्लेक्सिस ड्रेन, ये दोनों जो है ओपन हो जाते हैं इनटू द पल्मोनरी lymph node, और पल्मोनरी lymph node जो है वो फिर आगे जाके ओपन होता है इनटू द ट्रैकियोब्रांकियल नोड, और ट्रैकियोब्रांकियल नोड फिर फर्दर जो है ओपन हो जाते हैं इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकोमेडियास्टाइनल ट्रंक, और फिर आगे जाकर वो थोरेसिक डक्ट में जो है ओपन होगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। पहले हमने प्लूरा डिस्कस किया, फिर हमने मेडियास्टाइनम, लंग्स, अब इसकी जो नीचे है दैट इज द डायफ्राम। The diaphragm actually separate the thoracic and abdominal cavity, ये दोनों के दरमियान वाक़ होते हैं, एंड इट इज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, एक गुंबद नुमा शक्ल है इसकी, डोम लाइक। बेसिकली इट इज़ द मसल, कौन से टाइप ऑफ मसल है? द स्केलेटल मसल। ये याद रखिए कि डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल, इट इज़ नॉट द स्मूथ मसल, एंड एक्ट इज अ प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग हम करते हैं तो इट इज़ ड्यू टू द डायफ्राम, डायफ्राम के मोमेंट की वजह से हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। इसकी टू पोर्शन है, एक है सेंट्रल टेंडेनियस पोर्शन और एक है पेरिफेरल मस्कुलर पोर्शन। ये जो है ये मस्कुलर पोर्शन है और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये टेंडेनियस है, टेंडन से बने हैं। इट रीच अ हायर लेवल ऑन द राइट साइड देन द लेफ्ट। राइट साइड पे ये ऊपर है, यानी 5th रेप की लेवल पे है,
जबकि लेफ़्ट साइड पे ये थोड़ा नीचे है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये हो गया आपका फिफ्थ रेप, यहाँ तक है। जबकि लेफ़्ट साइड पे ये इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये हो गया इंटरकॉस्टल स्पेस। तो लेफ़्ट साइड पे ये थोड़ा नीचे है, जबकि राइट साइड पे ये थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसका डायग्राम कि इट इज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दो पार्ट है, एक है आपके साथ उसके मस्कुलर पार्ट, ठीक है, जो आउटर है ये वाला, और एक है उसका टेंडेनियस पार्ट जो इनर वाला है, कलर भी उसकी चेंज है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्प इज द प्राइमरी मसल ऑफ द रिस्पायरेशन। अब जो थोरेक्स से एब्डोमिन तक जो स्ट्रक्चर पास आउट होते हैं, लाइक नर्व्स है, एसोफेगस है, क्योंकि स्टमक तो एब्डोमिनल रीजन में है, या इसके अलावा वेन आर्टरीज वगैरह है, एब्डोमिनल एओर्टा है, तो वो किस तरह से पास आउट होंगी, क्योंकि इन्होंने तो ब्रिज बनाया है दोनों कंपार्टमेंट के दरमियान, थोरेसिक और एब्डोमिन में। तो इसमें उसके लिए जगह मौजूद है, पोर्ट्स जो है उसके लिए मौजूद हैं। अच्छा, तो मसल की बात हमने की, जो मस्कुलर पार्ट है उसके दो जगह से वो ऑरिजिनेट होते हैं। एक कॉस्टल ऑरिजिन है जो कि टिप ऑफ द लास्ट सिक्स कॉस्टल कार्टिलेजेस, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उसके इंटरकॉस्टल कार्टिलेज हैं उसकी टिप से एराइज होते हैं। और दूसरा है जीफाइड ऑरिजिन, जो कि फ्रॉम द टू स्मॉल अटैचमेंट टू द पोस्टीरियर सरफेस। दूसरा इसमें है आर्कुएट लेगामेंट, आर्क लाइक बैंड ऑफ द टिश्यू। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, दिस इज द आर्कुएट लेगामेंट। ठीक होगा, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दिस इज द आर्कुएट लेगामेंट। तो आर्कुएट लेगामेंट इज अ आर्क लाइक बैंड ऑफ द टिश्यू which connect the two muscle, like medial arcuate ligament which connect the which produced due to the psoas facial thickening। जो सॉस मसल होते हैं एब्डोमेन की, तो उस सॉस मसल के जो फेशिया है जब वो थिक हो जाते हैं तो इट बिकम द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। जबकि लेटरल आर्कुएट लिगामेंट इज formed from the quadratus lumborum facial muscle। यहाँ पर तो शायद डायग्राम होगा, ये लेम्बोरम है, मसल्स हैं, तो उसकी हार्डनिंग की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं उसकी फेशिया की। और मीडियम जो है इट इज़ द फाइब्रस आर्च बिटवीन द टू क्रोरा। तो ये जो मसल है क्रोरा, इन दोनों के दरमियान जो फेब्रस टिश्यूज़ होते हैं दैट इज़ द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। अब क्रोरा क्या चीज़ है, दिस इज़ अ टेंडेनियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्योंकि ये आर्कुएट लिगामेंट है उसके थिकनिंग की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके दो पोर्शन है, आप लोगों ने उस डायग्राम में देखा, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। तो लेफ़्ट जो है ये कनेक्ट होते हैं या एराइज होते हैं फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा 1 एंड 2 बॉडीज़, और राइट जो है वो फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा 3 एंड 1 बॉडीज़, जो वर्टिब्रल बॉडी है वहाँ से ये एराइज होते हैं। अब डायफ्राम से मैंने बता दिया कि यहाँ से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो पास आउट हो जाते हैं फ्रॉम द थोरेक्स टू द एब्डोमेन थ्रू द ओपनिंग्स। तो वो स्ट्रक्चर कौन कौन से, एट द थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 8 लेवल इंफीरियर वेना केवा इज पास आउट, जबकि थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 10 की लेवल पे एसोफेगस, वेगस नर्व और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन जो है इससे पास आउट होते हैं। जबकि 12 की लेवल पर एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन इससे पास आउट होते हैं। ये वो ओपनिंग है डायफ्राम में जिसके थ्रू ये मुख्तलिफ लेवल पे ये स्ट्रक्चर पास आउट होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें।
इसके अलावा नर्व सप्लाई, तो मोटर नर्व सप्लाई इज द फ्रीनिक नर्व C3 एंड C5, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस से एराइज होते हैं फ्रीनिक नर्व, ठीक है, और ये सप्लाई करते हैं मोटर सप्लाई टू द डायफ्राम। जबकि सेंसरी जो है वो फ्रॉम द फ्रीनिक नर्व टू द सेंट्रल टेंडन, लोअर थोरेसिक नर्व टू द मस्कुलर रीजन, क्योंकि उसमें दो सप्लाई है, दो रीजन है, एक टेंडेनियस रीजन है जिसको फ्रीनिक नर्व सप्लाई करते हैं सेंसरी, जबकि मस्कुलर रीजन को लोअर थोरेसिक नर्व सप्लाई करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑब्वियसली इज़ अ प्राइमरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन, तो इसका फंक्शन भी रिस्पायरेशन है। तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि इट इज़ अ डोम लाइक इसी तरह होता है और इसके ऊपर लंग्स होते हैं, तो जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो लंग्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाते हैं। अब उसमें एयर अंदर की तरफ आ सकते हैं तो इट बिकम एनलार्ज, क्योंकि उसकी स्पेस ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन तब इनिशिएट होगा जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ताकि उस लंग्स को ज़्यादा स्पेस जो है वो प्रोवाइड हो सके। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो अगेन थोरेसिक स्पेस जो है वो कम हो जाते हैं एंड द लंग्स स्क्वीज, तो उसके अंदर जो एयर होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपायर होते हैं। तो ये याद रखें कि ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, बट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द डायफ्राम मूव अपवर्ड। और नॉर्मल ब्रीथिंग में इट इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन होते हैं तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में डायफ्राम के साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन द स्ट्रॉन्ग contraction of the abdominal and latissimus dorsi muscle push the diaphragm upward। अब जब फोर्सफुल रिस्पायरेशन होती है तो मैंने बता दिया कि उसमें डायफ्राम एब्डोमिनल मसल भी इन्वॉल्व होते हैं और इंटरकॉस्टल भी। तो इंटरकॉस्टल मसल जस्ट एलिवेट द थोरेसिक केज ताकि स्पेस ज़्यादा हो, जबकि एब्डोमिनल मसल क्या करते हैं, वो तो नीचे होती है डायफ्राम से, तो वो क्या एक्चुअली जो डायफ्राम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी वजह से ये मोर अपवर्ड की तरफ आ जाते हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो ज़्यादा होते हैं कि उनकी फोर्सफुल इंस्पायरेशन होती है। ये लेटिस्मस डार्साई मसल जो है दिस इज़ बेसिकली द एब्डोमिनल मसल, डीप एब्डोमिनल मसल है जो कि पोस्टीरियर साइड से बैक साइड से जो है इंटीरियर की तरफ है, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो बैक ऑफ द बॉडी है वहाँ से ये ओरिजिनेट होके इंटीरियर की तरफ आते हैं, लेटिस्मस डॉर्साई मसल। अब डायफ्राम की इम्पोर्टेंस एनेस्थीसिया में क्या है, एक तो रिस्पायरेशन है क्योंकि रिस्पायरेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनेस्थेटिस्ट। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन जब हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं तो हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि बॉडी की तमाम स्केलेटल मसल को रिलैक्स करते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो डायफ्राम चूँकि मैंने बता दिया कि एज अ स्केलेटल मसल तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, और जब डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो ब्रीथिंग नहीं होगी। तो इसीलिए हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं ताकि ब्रीथिंग जो है वो बाहर से हो, एक्सटर्नल मैकेनिकली पेशेंट जो है वो वेंटिलेट हो। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।